हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करूंगा जो यूकेपीएससी का जो प्रवक्ता भर्ती एग्जाम है उसके मेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। साथ में उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हरिद्वार जाना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने हैं और क्या प्रोसीजर है उसके लिए और किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं सारा बताऊंगा आपको। राइट, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फेज से गुजर रहे होंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे माइंड में। तो चलिए, विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है, किन बातों का ध्यान देना है, तो ये मैं डिस्कस करता हूँ। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो विज्ञप्ति जो होती है उसमें विज्ञप्ति संख्या भी दी है, और ये आपको ये नंबर ये जो है A-1/S-1/2020 और दिनांक 9 अक्टूबर 2020, ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है। और क्योंकि ये आपको ये वाला जो प्रपत्र है आयोग ने मांगे हैं, ये प्रपत्र संख्या 2 है, और इसके साथ है नीचे प्रपत्र 3 है और प्रपत्र 4 है। ये आपको भेजने हैं हरिद्वार। भेजने नहीं, मतलब जब जाओगे तो ये लेके जाना है। और इनमें जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रपत्र में, ये आपको खुद से भरनी है कैंडिडेट को, और बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और ये सत्यापित करती हैं कि आप जो है आप वही कैंडिडेट हैं जो कि रियल में जो है एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुआ है। राइट, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकानी है नई नई वाली, और उसके बाद आपको उसको सब प्रमाणित भी करना है, अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड करना है। राइट, और ये जो फॉर्म भरने की इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आपका पद, ये जो मैंने अभी विज्ञापन संख्या बताई थी, जो वो यहाँ पे भर देनी है विद दिनांक, जो मैंने दिनांक भी अभी बताया था। राइट, तो यहाँ पे जो जो भी फील्ड हैं उनको आपको भरना है, और सही सही जानकारी सारी यहाँ पे बतानी है। राइट, और इनमें आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर आपने जो है इस 18 में अगर कहीं पे पहले से आपने जो है वर्किंग हो, कोई गवर्नमेंट सेक्टर के आपके पास अनुभव है, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। राइट, तो और प्राइवेट सेक्टर का तो मैटर ही नहीं करेगा कुछ भी। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर का भी यहाँ पे क्योंकि ये फ्रेश विज्ञप्ति है, कंसीडर एक्सपीरियंस वगैरह कोई कंसीडर करेंगे नहीं। राइट, हालांकि अगर इंटरव्यू होता तो थोड़ा क्वेश्चन बन सकते थे उसमें, बट यहाँ पे ये है। बट आपको जानकारी, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो ये जानकारी आपको यहाँ पे देनी है, आप छुपाएंगे नहीं कुछ भी चीज़ों को। राइट, तो ये आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद डिक्लेरेशन करना है आपका। महिला है तो बायां थंब, और पुरुष है तो दायां थंब आपको लगाना पड़ेगा इम्प्रेशन। और यहाँ पे ये फिर संलग्न होते हैं कि आपने जो है इन विवरणों के साथ कौन कौन से जो है चीज़ों को संलग्न करा है। लाइक आपने 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, फिर पीजी, फिर बीएड, फिर अधिमानी जो अहर्ताएँ हैं वो आरक्षण से संबंधित लगाया है, या फिर जो भी आपने लगाया है वो यहाँ पे उसका विवरण देना है। राइट, और उसके बाद ये फॉर्म नंबर 3 भी आपको भरना है, और फॉर्म 4 भी आपको भरना है सेम, और सही सही जानकारी इसमें देनी है। राइट, तो ये आपको भरना है एक तो। इसके बाद जो है ये प्रिंट आउट करके आपको हैंड रिटन फॉर्म में भरना पड़ेगा। राइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं विज्ञप्ति में। तो विज्ञप्ति में ये आपका शेड्यूल दिया हुआ है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको वहाँ हरिद्वार में जाना है। जो परीक्षा भवन है हरिद्वार का, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी। और सुबह जो है 9:30 बजे से लेकर के आपको वहाँ पहुँच सकते हैं। 9:30 से लेकर के 5 बजे तक जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निश्चित दिनांक पे होगी। जो भी आपको डेट, जिस भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डेट दी है, उस तिथि को आपको जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। राइट, ओके, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ये मैंने बता दिया कि 10 बजे से लेकर के आप जो है 5 बजे तक आप वहाँ पे जा सकते हैं, और अभ्यर्थी 9:30 बजे वहाँ पे पहुँचने का, यानी कि उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा। राइट, तो उसके बाद से आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों ने जो है, जैसे बहुत सारे लोगों ने डबल एमए किया होगा, तो अ, उनको जो है हो सकता है कि दोनों में क्वालिफाई किया होगा, तो दोनों में क्वालिफाई किया है तो दोनों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो हो सकता है कि आपका हिंदी में जो है बाद में है, संस्कृत में पहले से। तो जो पहली तिथि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी, उसी दिन जो है दोनों तिथियों, दोनों सब्जेक्ट का या फिर दोनों शाखाओं का क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि महिला शाखा में भी चयन हुआ है और सामान्य शाखा में भी हुआ, तो जो पहले उनका पड़ेगा
उस दिन उनका जो है महिला शाखा के भी डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे और सामान्य शाखा के भी डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट जितनी जगह से निकला हुआ है, चाहे 2 सब्जेक्ट में निकला हुआ है या फिर कोई वुमेन है जो महिला शाखा में भी निकली हुई है सामान्य, तो उनको जो है उतने सेट बनाने पड़ेंगे, ईच सब्जेक्ट का एक सेट, राइट। यानी कि अगर कोई हिंदी से है तो हिंदी के लिए भी एक सेट डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयार कर लेगा, और संस्कृत से भी है तो संस्कृत के लिए भी एक कर लेगा, एक पूरा सेट तैयार कर लेगा। और वैसे ही महिला शाखा में भी है तो मैं कोई महिला महिला शाखा में है तो महिला शाखा के लिए एक सेट बन जाएगा, और सामान्य शाखा में भी है तो सामान्य शाखा के लिए अलग सेट बनेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जहाँ जहाँ आपने जो है जितने भी जगह आपका हुआ है तो अलग अलग सेट बनेगा, और उसके लिए आवेदन करते टाइम जब शुल्क जमा होगा तो वो भी अलग अलग ही जमा होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। ये यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं थर्ड में, कि जो है 2 सेट तैयार करें अगर 2 जगह से आप स्वप्रमाणित करना है आपको, यानी सेल्फ अटेस्ट करना है, राइट। तो और यानी कि ये जो मैंने अभी आपको जो प्रपत्र बताए थे ये आपको 2, 3, थर्ड जो है ये आपको करने हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ एक ही, ये जितने भी जगह आपका सिलेक्शन हुआ है महिला शाखा में सामान्य शाखा में, तो सबके लिए ये प्रपत्र आप प्रिंट आउट कराएंगे और आपको हर एक के लिए ये भरने हैं, राइट। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद है अभ्यर्थी जो है जो सफल हुए हैं 2 सेट, ये अगेन वही वही है कि जितने भी महिला शाखा के लिए अलग से आपको कॉपी बनानी है और सामान्य शाखा के लिए अलग बनानी है, और कोई बंदा 2 सब्जेक्ट में भी अगर निकला है तो उसको 2 अलग अलग सेट बनाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के। उसके बाद जो है सारे को अटेस्ट भी करना है, सेल्फ अटेस्ट, राइट। और ये जो प्रपत्र के साथ ये जो ये 1 2 3 क ख ग के साथ आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और तालिका, यानी कि जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातक ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और किसी का सेमेस्टर होता है तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, और पीजी की मार्कशीट एज वेल एज आपकी डिग्री, और जो बीएड का डिप्लोमा होता है वो आपको देना है। और उसके बाद जो है जो अधिमानी यानी कि जो प्रेफरेंशियल जो आपने एलिजिबिलिटी आपने डिक्लेयर करा होगा वो आपको देना है, राइट। और आरक्षण से संबंधित कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपका होना चाहिए आपके पास। और समूह ग यानी समूह ग ये बेसिकली अब तो इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी कम रह गया, बट ये जो है ना जैसे सेवा योजन कार्यालय में आपका जो है जो वहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है वो वाला आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और आगे एनओसी, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको वहाँ से जो है एक एनओसी का भी वो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और ये 10वां ये पॉइंट है कि अगर आपके नाम में भिन्नता है, 2 डॉक्यूमेंट में आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो रखी है, या अगर आपके फादर के नेम की स्पेलिंग गलत हो रखी है या कोई और, तो आपको उसके लिए एक एफिडेविट भी तैयार करना है, राइट। तो ये भी आपको करना है। उसके बाद पूर्व सैनिकों के लिए है, पूर्व सैनिकों के लिए उनके लिए यानी जो आरक्षण का उन्होंने दावा किया है पूर्व सैनिक का, तो उसके लिए भी एफिडेविट उनके पास होना चाहिए। और ये पूर्व सैनिकों से रिलेटेड बारहवां भी उन्हीं से रिलेटेड है। तो ये तो पूर्व सैनिक तो बहुत कम कैंडिडेट होंगे तो वो देख सकते हैं इसको। उसके बाद जनरल के लिए ये है कि यदि अभ्यर्थी मुक्त तो ये यही पे बोला गया है कि अगर कोई भी जो है अभ्यर्थी अगर ये उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो उसका अभ्यर्थन जो है निरस्त किया जा सकता है। और आयोग देखो ये यहाँ पे लिखा गया है कि आयोग जो है केवल अंक तालिकाओं के आधार पर ये डिसाइड नहीं करा है कि किसी बंदे ने पीजी करा है या ग्रेजुएशन करी है, तो उनको डिग्री भी चाहिए होती है। अब हो सकता है कि आपके पास अभी डिग्री ना हो तो आयोग कह रहा है कि 6 माह में पूर्व का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चल सकता है। तो आपको जो है 6 महीने पूर्व का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो कोई भी यूनिवर्सिटी जो है रिलीज़ कर लेती है। तो आप इसको भी इंश्योर करें कि आपके पास अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास हो उस चीज़ का, और जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, राइट। उसके बाद है 2 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ट करके वो भी देनी है, वहाँ पे जमा करानी है।
उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आपने जो फॉर्म भरा होगा उसके साथ आपको परीक्षा शुल्क की रसीद भी मिलेगी और आवेदन फॉर्म भी मिलेगा आपको, जो कि प्रिंट आउट कराना है आपको और फिर इसके साथ आपको जमा कर देना, मतलब डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देना है वो, ठीक है। तो जब परीक्षा शुल्क जमा करोगे तो आप यहाँ पे भी परीक्षा शुल्क में क्या होगा, आपको आयोग की वेबसाइट पे यानी जो लिंक मिलेगा वहाँ पे आपको हर महिला शाखा के लिए अलग से करना पड़ेगा, सामान्य शाखा के लिए अलग से करना पड़ेगा, किसी महिला को वो अलग से शुल्क जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है अ, अगर कोई अभ्यर्थी है जिसने दो सब्जेक्टों में किया है क्वालिफाई, तो वो अलग अलग करेगा उनके लिए। तो ये आपको और जितना किया है सबका अलग अलग जो है आपको डॉक्यूमेंट में अटैच करना है, ठीक है, शुल्क। नेक्स्ट है अब ये जो है यहाँ पे प्रेफरेंस प्रेफरेंस ये प्रेफरेंस भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आप सपोज आपने दो दो में भरा है, हिंदी और संस्कृत में आपने भरा है, तो आपको हो सकता है कि आपको दोनों जगह सिलेक्शन हो सकता है आपका, क्योंकि अगर प्रेफरेंस देंगे तो फिर वो पहली प्रेफरेंस में आपका जहाँ पे होगा वो आपको अलॉट होगा, राइट। आप दोनों जगह सिलेक्शन नहीं पा सकते, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप दोनों जगह सिलेक्शन हो जाओगे तो एक बंदे की सीट तो मारी जाएगी। तो इस करके जो है ये प्रेफरेंस वाला सही है कि आप जो पहला प्रेफरेंस जो दोगे आपको उसी जगह पे जॉब मिलेगी, राइट। तो ये आपको प्रेफरेंस यानी जब मुख्य परीक्षा के लिए आप आवेदन करोगे तो वहाँ पे प्रेफरेंस भी आपको दिया होगा, तो वो प्रेफरेंस भी आपको जो है वहाँ पे भरना है। उसके बाद उसको ऑनलाइन यानी प्रिंट आउट करके वो भी आपको जमा करना है, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये चेकलिस्ट है, ये मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा चेकलिस्ट में क्या करना है। चेकलिस्ट को भी आपको जो है प्रिंट आउट करके वो आपको डॉक्यूमेंट के साथ देना है। अभी जो है ये है मुख्य परीक्षा है तो सफल अभ्यर्थियों शाखावार एवं विषयवार जितनी शाखाओं में घोषित किया गया पृथक शुल्क, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि जो भी आप जितने भी जगह आप सेलेक्ट हुए हो आपको अलग अलग परीक्षा शुल्क आपको जमा करना होगा। और परीक्षा शुल्क जो है नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। और जो लिंक होगा वो वेबसाइट पे जो है 1 अगस्त से जो है अवेलेबल हो जाएगा। ये जो फ़ी है, फ़ी कितनी होगी ये सब यहाँ पे डिटेल है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंट, ये वही मैंने बताया कि प्राथमिकता आपको देनी होगी, प्रेफरेंस देना होगा कि आप कहाँ पे आप महिला शाखा में चाहते हैं या पुरुष शाखा महिला शाखा में चाहते हैं या फिर सामान्य शाखा में ज्वाइन करना चाहेंगे फ्यूचर में, तो ये आपको बताना पड़ेगा पहले ही। वैसे ही अगर किसी का दो विषय में है तो किस विषय को आप इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे वो भी आपको प्रेफरेंस में देना पड़ेगा। और प्रेफरेंस में ये वहाँ पे भी कंसीडर किया जाएगा। सपोज हो सकता है कि आ, आपने हिंदी और संस्कृत में दोनों में भरा है और आपका जो है आपने प्रेफरेंस में हिंदी का टीचर बनना सुनिश्चित किया है, बट आपके संस्कृत में हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं, बट आप अगर आपने प्रेफरेंस में हिंदी दिया है तो संस्कृत में नहीं होगा, होगा आपका हिंदी में ही। तो ये भी प्रेफरेंस के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये इसीलिए इन्होंने प्रेफरेंस को यहाँ पे रखा गया है, राइट। तो ये आप प्रेफरेंस देनी है, तो प्रेफरेंस का काम भी करना है आपको। एक सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आपको, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति होगी बाद में एक ही सब्जेक्ट में होगी, राइट। तो इसीलिए उसके बाद जो है दिव्यांगजन के लिए जो है उनके पास अलग से वहाँ पे दिव्यांगता की श्रेणी में उनको एप्लीकेशन भरनी होगी। और नेक्स्ट है प्रेफरेंस ये दिव्यांग लोगों के लिए भी है प्रेफरेंस का, राइट। और नेक्स्ट है आपको ये जो है ये यही यहाँ पे ये बोला है कि जो प्रेफरेंस देना है या शुल्क जमा करना है ये वेबसाइट पे 1 अगस्त से जो है इफेक्टिव हो जाएगा, आप वहाँ से जो है शुल्क जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर कोई उपस्थित नहीं होता है आयोग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो उसको अनर्ह घोषित किया जाएगा, यानी कि नॉन एलिजिबल हो जाएगा वो मुख्य परीक्षा देने के लिए, राइट। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आपको जो है तय तिथि पे वहाँ पे जाना है। नेक्स्ट है विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाला या फिर कोई जो है अभिलेख में कमी पाई जाती है तो अनर्ह कर दिया जाएगा। ये भी अलग कंडीशन है आयोग की कि कुछ अगर
पूरा नहीं पाया जाता है, डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है, तो आपको जो है आपका अभ्यर्थन जो है रद्द कर दिया जाएगा। 12 पॉइंट है, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना मना है। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आई गेस इतना कुछ है नहीं कि मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते, और बट फिर भी अगर लिखा है तो अगर पहले जमा जमा हो जाते हैं वहाँ पे आयोग के गेट पे, तो वो आप जमा करना सुनिश्चित करें अंदर जाने से पहले। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोविड चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। अब ये जो चेकलिस्ट है, ये आपको चेकलिस्ट ये भर के भी ये इसका प्रिंट आउट निकाल दोगे, उसके बाद इसमें जो है चेकलिस्ट में आप यहाँ पे इनको चेक करोगे कि भाई मैंने क्या क्या जमा कर दिया है, क्या जमा किया है अथवा नहीं किया है। तो ये इससे आपका ये इंश्योर हो जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे, राइट। तो ये आपको आपको ये जो अभ्यर्थन के लिए जो मैंने बोला था प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 4, ये आपने भर दिए हैं, संलग्न है, टिक कर दीजिए इसको। दूसरा भी टिक कर दीजिए अगर है तो, फिर ये भी टिक, हाई स्कूल प्रमाण पत्र टिक करो, चेक करो यानी कि, और हाई स्कूल अंक तालिका, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अंक तालिका, ये सब जो है आपको चेक करने हैं, और स्नातक डिग्री, परास्नातक डिग्री, एवरीथिंग, ये सब अगर इस सेमेस्टर है तो पूरे वर्षों की है या नहीं है, एलटी यानी डिप्लोमा का जो आपका बीएड का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, शिक्षा शास्त्र में ये बीएड है तो ये आपके पास है या नहीं है उपाधि, तो ये सब कुछ आपको अधिमानी यानी प्रेफरेंशियल जो है एलिजिबिलिटी आपकी वो है कि नहीं है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है कि नहीं, बी वाला और सी वाला, और प्रादेशिक सेना में अगर आपने भरा है तो आपके पास है तो उसको भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद एनएसएस का सी सर्टिफिकेट है आपके पास, वो भी है तो दिखाइए यहाँ पे, और ओबीसी यानी कि जो आरक्षण संबंधित है जो भी ये दस्तावेज हैं वो हैं तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे, टिक करो। बाकी ये सब अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और एफिडेविट अगर कहीं पे जो है आपको आपके जो है ये पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण का दावा किया है तो उसके लिए भी यहाँ पे एफिडेविट देना पड़ेगा, तो है तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। और सैलरी स्लिप यानी कि ऑलरेडी ये अगर कोई पूर्व सैनिक है और जिसने 40, क्योंकि ये प्रवक्ता की 4800 की ग्रेड पे की जॉब है, तो अगर आप पूर्व सैनिक थे और आपने 4800 से ज़्यादा की जॉब ऑलरेडी करी है तो ये आपको उसके लिए उसको जानने के लिए भी आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे देनी पड़ेगी, स्वहस्ताक्षरित यानी सेल्फ सिग्नेचर करके आपको ये देना पड़ेगा। नेक्स्ट है अगर आप किसी सेवा में यानी एनओसी के लिए आपने कर दिया है या नहीं किया है, ये आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अगर नाम वगैरह कोई प्रॉब्लम है, कोई वेरिएशन है नाम में, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको, यानी शपथ पत्र आपको ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए अगर नाम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और ये पासपोर्ट साइज़ 2 पासपोर्ट साइज़ आपके पास होना चाहिए, और ये है मुख्य परीक्षा में जमा किए हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क और रसीद और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपने कर दिया है, ये चेक कर लो इसको। उसके बाद प्राथमिकता आपने भर दी है या नहीं भरी, वो भी है यहाँ पे टिक करो। दिव्यांग से संबंधित आपने जो है दिव्यांग से संबंधित जो भी आपके दस्तावेज हैं वो आपने चेक कर दिए हैं, वो भी टिक करना है यहाँ पे। और नेक्स्ट है समूह ग में, यानी कि आपने जो जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके पास है कि नहीं है, वो है। आर यू एम्प्लॉयड यहाँ पे जो भी है, नहीं है तो नहीं, है तो है, राइट। तो ये आपने जो है उत्तराखंड स्टेट से किया है तो ठीक है, यहाँ पे टिक करो। अगर आपने बाहर से किया हो क्योंकि आपके पेरेंट या फिर आपके जो भी रिलेशन में जो बाहर रहते थे, तो उसका भी आपको देना पड़ेगा कि जो है आपके कोई आर्मी पर्सन से बिलोंग करता था, वो मतलब उत्तराखंड से बाहर था, तो उसके वजह से जो है उत्तराखंड में स्टडी नहीं कर पाया, तो यहाँ पे उसके लिए रीज़न देना पड़ेगा। और अगेन वही ठीक है, आर यू और योर स्पाउस, अगर आपके जो है पति या फिर पत्नी जो है बाहर की रेजिडेंट हैं और वो उत्तराखंड में रह रही हैं, तो उसके लिए जो है आपको ये यहाँ पे दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, उसके लिए ये है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन ये है कि उत्तराखंड में अगर किसी ने ट्वेल्थ किया है और वो बाहर का भी रेजिडेंट है, बाहर का भी निवासी है, तो वो यहाँ पे आकर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये इंश्योर करना अब, क्योंकि कमीशन का ये दायित्व है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बाहर से
बाहर के होंगे बट उन्होंने यहाँ पे 10th 12th यहीं पे किया होगा, तो उनको भी जो है इस जॉब में शामिल किया गया है, राइट। तो ये इसीलिए हो रहा है। लास्ट में ये है कि प्रोविजनल, ये मैंने बता दिया कि ये इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोविजनल होना चाहिए वो आपका 6 महीने से पूर्व का नहीं होना चाहिए, और केवल अंतिम वर्ष का नहीं है, आपको समस्त सेमेस्टर की अंक तालिका वगैरह देनी है, अदरवाइज आपका अपूर्ण माना जाएगा। और ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ये निश्चित तिथि, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आखिरी तारीख ये थी 30/12/2020, तो इस तिथि से पहले पहले तक निर्गत होना चाहिए आपका कोई भी दस्तावेज है, इससे पहले पहले तक कोई भी आरक्षण संबंधी दस्तावेज है तो वो होना चाहिए इस तिथि से पहले तक वैलिड, ठीक है। तो ये जो है आप इसको इंश्योर करें। ओके, और नेक्स्ट है फाइनल है कि ये मतलब ये अगेन वही यहाँ पे बोला गया है कि जो है 30/12 यानी कि 30 दिसंबर 2020 तक वैध होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट डेट थी विज्ञापन प्रकाशित होने की। तो आप जो है इसको इंश्योर करें कि आपके जितने भी आरक्षण के दस्तावेज हैं तो वो 30/12 से पहले के वैलिड होने चाहिए, राइट। तो आई होप ये सारा आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं और ये जमा करना है आयोग में जा कर के पर्सनली और वेरीफाई करना है, राइट। तो ये सब करिए, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।